बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ में आज हम अपने फर्स्ट वीडियोस के ऊपर कुछ बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट पेपर की मार्किंग स्कीम, नंबर ऑफ चैप्टर्स जो आपके कोर्स में इंक्लूड हैं, इसके अलावा चैप्टर 1 के अंदर जितने भी सारे टॉपिक्स हैं इसके ऊपर तफसीली बात की जाएगी। सबसे पहली चीज़, ग्रेड 9 आपकी जो मार्किंग स्कीम है, आपके फिज़िक्स का जो पेपर होगा वो 75 मार्क्स पर कंसिस्ट होगा। ये 75 मार्क्स दो पोर्शन में स्प्लिट हो जाएंगे, 60 मार्क्स फॉर थियरी एंड 15 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल। अब ये 60 मार्क्स जो है फर्दर इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन, इन 60 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होती है: सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर 12 एमसीक्यूज होते हैं, 12 मार्क्स हो गए, सारे अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी के अंदर हमारे पास 12 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से हमें 8 अटैम्प्ट करने होते हैं। अब चाहे हम इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट कर लें या फिर कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लें, और इख्तियार पे होता है। हम चाहे तो 6 के 6 न्यूमेरिकल कर लें, 2 शॉर्ट आंसर कर लें, या फिर हम 6 के 6 आंसर कर लें या फिर 2 न्यूमेरिकल कर लें। कभी कभार ये ऑप्शन नहीं होता, अगर स्प्लिट करके दे दें, लेट सपोज अगर जैसे कि 6 न्यूमेरिकल दे दें और 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दे दें और इनमें से अगर 4 करने हो, तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं रहता कि हम सारे के सारे न्यूमेरिकल करें या फिर सारे के सारे शॉर्ट आंसर करें। उस केस में हमें न्यूमेरिकल 4 ही अटैम्प्ट करने हैं और शॉर्ट आंसर भी 4 ही अटैम्प्ट करने होंगे। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन होंगे और जिसमें से हमें 4 अटैम्प्ट करने होंगे। पार्ट्स क्वेश्चन भी हो सकते हैं इसके अंदर। चैप्टर 1, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। इसके अंदर जो टॉपिक्स आपके पास इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर देख लेते हैं। पहले सबसे पहली चीज़, फिज़िक्स की डेफिनेशन और इसके कुछ ब्रांचेस की डेफिनेशन आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। फिज़िक्स की अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपके बुक में जो है, फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच ऑब्जर्व्स द नेचर, रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली एंड कंक्लूड विद एक्सपेरिमेंट। आप चाहे तो ये डेफिनेशन लिख दें, थोड़ी सी डेफिनेशन लेंदी है, या फिर आप चाहें तो ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। फिज़िक्स, study about the laws and principles which help us to understand nature। सिंपली हम इसको यूँ भी कह सकते हैं, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। अगर फिजिक्स इस वर्ड की बात करें तो ये वर्ड हमारे पास ग्रीक जबान से आता है, जिसको हम ट्रांसलेट करते हैं फिजिकोस, और इसकी मीनिंग होती है नेचर। सेकंड, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है आपके पास। फिजिक्स को हम कंसिडर कर सकते हैं मदर ऑफ ऑल साइंस की फॉर्मेट में। जो चीज़ें यहाँ पर मैंने हाईलाइट की हैं ये सारी एमसीक्यूज के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट है। सेकंड, अब आते हैं ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स के ऊपर। ब्रांच ऑफ फिजिक्स के अंदर यहाँ सबसे पहली ब्रांच हमें एक्सप्लेन की गई है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की जब भी बात आएगी तो बस यहाँ पर एक वर्ड आप इस चीज़ को ध्यान पे रखिए, स्टडी अबाउट द मोशन। जब भी मोशन की मूवमेंट की बात हो, किसी भी टाइप की मूवमेंट हो आपके पास, उसके टाइप्स के ऊपर हम आगे के फर्दर चैप्टर्स के अंदर जाके देख लेंगे। किसी भी टाइप की मूवमेंट हो वो सारी की सारी डील की जाएंगी आपके पास मैकेनिक्स में। सेकंड जो आपके पास ब्रांच है वो है थर्मोडायनेमिक्स। हीट के जितने भी इफेक्ट होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी इफेक्ट होते हैं, हीट इंजन है या फिर हीट एनर्जी किस तरह से वर्क करती है, ये सारी की सारी चीज़ें डील थर्मोडायनेमिक्स के अंदर की जाती हैं। जैसे इन कीवर्ड्स को याद रख लें, मोशन, हीट एंड टेम्परेचर। बाकी डेफिनेशन हम अपनी ओन वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। लाइक अगर एग्जांपल देख लें, ब्रांच ऑफ फिजिक्स concerned with the motion of ऑब्जेक्ट्स, ये हो गई मैकेनिक्स की डेफिनेशन। अगर थर्मोडायनेमिक्स की करनी है तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क, ये डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस इन रेस्ट एंड मोशन। मैग्नेटिज्म की ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द study of magnetic properties of material। atomic physics, branch of physics concerned with the composition, structure and properties of atom। ऑलमोस्ट ये वाला जो पार्ट है ये तकरीबन सब में ही आपके पास सेम होगा। बाकी ये कि कुछ कीवर्ड्स मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं, इन कीवर्ड्स की मदद से डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं। ऑप्टिक्स, branch of physics concerned with the study of about light and its properties with the help of optical instruments। optical instruments के अंदर कई सारे instruments आ जाएंगे, लाइक कैमरास, टेलीस्कोप,
माइक्रोस्कोप, एंड इसके अलावा आपके पास प्रिज्म, ग्लास स्लेब, सारे के सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ही आ जाएंगे। साउंड, ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द स्टडी अबाउट प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव, ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी साउंड की। फर्दर आगे अगर हम देखें न्यूक्लियर फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द कंस्टिट्यूएंट्स, कंस्टिट्यूएंट्स हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये कहलाते हैं न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि उसके पार्ट्स, उसके हिस्से। अब वो किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से उनकी मूवमेंट होती है, क्या उनकी एनर्जी होगी, क्या कितना मोमेंटम होगा, ये सारी की सारी चीज़ें डील की जाएंगी न्यूक्लियर फिजिक्स में। पार्टिकल फिजिक्स की अगर बात की जाए, पार्टिकल फिजिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द स्टडी एलिमेंट्री कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। पार्टिकल फिजिक्स बेसिकली फिजिक्स की उस ब्रांच के साथ एसोसिएट होती है जिसके अंदर रेडिएशंस एमिट हो रही हों। डिफरेंट एटम अनस्टेबिलिटी की वजह से डिफरेंट रेडिएशन एमिट करती हैं, लाइक अल्फ़ा रेडिएशन, बीटा, गामा रेडिएशन, ये सारी की सारी जिस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करेंगे वो हो जाएगी हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स, इसके लिए कीवर्ड यहाँ पर है सेलेशियल ऑब्जेक्ट। सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स मीन जाइंट ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा मैसिव होते हैं। इसके अंदर सन आ जाएगा, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स की मूवमेंट है। नेचुरल सैटेलाइट की बात हो रही है यहाँ पर, आर्टिफिशियल नहीं, जो कि इंसानों ने स्पेस में भेजा है कम्युनिकेशन के लिए। Plasma physics, branch of physics concerned with the highly ionized state of matter, is called plasma physics. Geophysics, branch of physics concerned with the study about the internal structure of earth. अगर इसको हम हाईलाइट कर लें तो ये डेफिनेशन आपके पास हो जाएगी जियोफिजिक्स की। सेकंड जो पार्ट है आपका इस चैप्टर के अंदर इम्पॉर्टेंट, वो है आपके पास इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स। इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, हेडिंग वाइज करके अगर हम लिख लें मेडिकल टेक्नोलॉजी की हेडिंग। मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर आजकल हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, लाइक एक्सरे मशीन है, एमआरआई मशीन्स हैं, सीटी स्कैन्स हैं, पेट स्कैन्स हैं, इसी तरह से और भी इमेजिंग टेक्निक्स हैं। और इसी तरह से आपके पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यूज़ किया जाता है कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए। ये सारी की सारी चीज़ें मेडिकल टेक्नोलॉजी में आएंगी और ये डायरेक्टली डील किसके साथ हो जाएंगी, फिजिक्स में। सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर सकते हैं हम। आजकल कई कई किलोमीटर का सफ़र कई मिनटों में, इनफैक्ट अब तो ऐसे भी आपके पास आने वाले वक्तों में ऐसे गैजेट्स हो जाएंगे तो कई छोटे से मिनट में कई किलोमीटर का फासला कवर हो जाएगा, लाइक बुलेट ट्रेन, एरोप्लेन्स, फाइटर जेट्स। तो ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट के अंदर जो एडवांसमेंट आई है वो भी दरअसल फिजिक्स की फील्ड में एडवांसमेंट होने की वजह से हमें मिली है। इसी तरह से एक और पार्ट हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन। आज हम यहाँ बैठे बहुत दूर किसी दूर बैठे बंदे से सोशली और किसी भी तरह से हम कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये किस तरह से पॉसिबल हुआ, कम्युनिकेशन आसान जो हुई है वायरलेस टेक्नोलॉजी जब से आई है तो इसने काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज कर लिया। तो ये सारे के सारे डायरेक्ट लिंक किससे होते हैं, फिजिक्स से। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा, अब इसके अंदर कुछ क्वांटिटीज़ के ऊपर बात करेंगे। व्हाट आर क्वांटिटीज़? एनी थिंग्स that can be measured, anything that can be measured by any means, किसी भी चीज़ को किसी भी तरह से अगर हम मेजर कर सकें तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में कंसिडर की जाएंगी, क्वांटिटीज़ में। अब क्वांटिटीज़ को हम सिंपल क्वांटिटीज़ कह सकते हैं या फिर इसके लिए हम ये वर्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हर वो क्वांटिटी या हर वो चीज़ जो किसी न किसी तरह से मेजर की जा सके वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ में कंसिडर की जाती हैं। क्वांटिटीज़ को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ फंडामेंटल एंड दी अदर इज़ ड्राइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जो कि किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंडेंट नहीं होती। तो इसके लिए कीवर्ड याद रखना है इंडिपेंडेंट। क्वांटिटीज़ विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। और जस्ट यही डेफिनेशन अगर हम इसके अंदर इंडिपेंडेंट को रिप्लेस कर देंगे डिपेंडेंट से तो ये ड्राइव क्वांटिटी की डेफिनेशन हो जाएगी। क्वांटिटीज़ विच आर डिपेंडेंट ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज़
इंडिपेंडेंट आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 7 है और उनकी तादाद कुछ उनकी जो नंबरिंग है कुछ इस तरह से। फर्स्ट जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनकी एसआई यूनिट की बात करें तो लेंथ को हम मीटर में मेजर करेंगे एसआई यूनिट में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, करंट को इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, ये कंप्लीट लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में। और इनकी यूनिट्स के सिंबल हैं स्मॉल एम किलोग्राम, स्मॉल एस, कैपिटल ए, के, एम ओ एल और सी डी। ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के सारे सिंबल हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ क्वांटिटीज़ हमारे पास यूनिटलेस भी होती हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, ये भी आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। लाइक इलास्टिक मॉडुलस की बात हो रही है। और इसी तरह से दो हमारे पास एंगल होते हैं जो कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाते हैं, वो हम बड़े लेवल में जाकर स्टडी करते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये आपके पास दो होते हैं, एक कहलाता है प्लेन और एक कहलाता है आपके पास सॉलिड एंगल। बेसिकली ये 2 डायमेंशनल होता है, ये 3 डायमेंशनल होता है, लेकिन ये जो दोनों हैं ये हमारे पास यूनिटलेस क्वांटिटीज़ हैं। इसी तरह से नेक्स्ट कुछ एग्जांपल हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ की हैं। ड्राइव क्वांटिटी की डेफिनेशन, क्वांटिटीज़ विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज़। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ की, जैसे लेट्स सपोज वॉल्यूम, वेलोसिटी, फोर्स, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन। क्लियर, हमें पता है अगर मुझे किसी चीज़ का वॉल्यूम फाइंड करना है तो सिंपल एक क्वांटिटी से फाइंड नहीं कर सकते। लेट्स सपोज अगर एक स्क्वायर है तो मुझे स्क्वायर हर तरफ से, यानी कि इसकी तीनों लेंथ और स्क्वायर से बेहतर है कि अगर हम यहाँ पर क्यूबाइट की एग्जांपल ले लें। लेट्स सपोज मुझे इस क्यूबाइट का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो जब तक मुझे इसके तीनों डायमेंशंस नहीं पता होंगे, लेट्स सपोज इसका इसके एक्स डायमेंशन की वैल्यू या वाई डायमेंशन की वैल्यू या जेड डायमेंशन की वैल्यू, जब तक ये तीनों नहीं पता होगी तब तक हम इसके वॉल्यूम को फाइंड नहीं कर सकते। मीन्स यहाँ वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हमें एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ की नीड हो रही है, तो वॉल्यूम आपके पास एक ड्राइव क्वांटिटी होगा। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी को डिफाइन इस तरह से करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, कितने टाइम में किया है। मीन्स अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पता हो, टाइम नहीं पता हो, तो वेलोसिटी फाइंड नहीं होगी। दो क्वांटिटीज़ की नीड हो रही है, तो वेलोसिटी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह से फोर्स, डेंस फोर्स आगे चलकर हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर स्टडी करेंगे। इसी तरह से डेंसिटी इसी चैप्टर में आगे चलकर हमें स्टडी करना, ये भी ड्राइव है। और एक्सेलरेशन भी आपके पास एक ड्राइव क्वांटिटी है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास लीस्ट काउंट का है। लीस्ट काउंट करने से पहले यहाँ पर हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेना होगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटीज़ हमने पढ़ ली, अब क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं। instruments that helps us to measure any quantity are called measuring instruments। यानी कि हर वो इंस्ट्रूमेंट जो हमें किसी क्वांटिटी को मेजर करने में हेल्प करे, वो सारे के सारे क्या करेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कई सारे हैं, यहाँ पर हमें कुछ को स्टडी करना है, वो आगे चलकर अभी हम देख लेंगे। यहाँ पर एक डेफिनेशन मैंने लिखी है लीस्ट काउंट की। अगर हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं तो हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कुछ कैपेसिटी होती है मेजर करने की। लेट्स सपोज आपने रूलर यूज़ किया होगा, स्केल जो कि हम नॉर्मली लाइन खींचने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर 3 डिफरेंट हम यूनिट को यूज़ करते हैं, इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये मोस्टली होते हैं वहाँ पर। अच्छा, अब अगर इस रूलर से हम अगर इस रूलर की मदद से सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में मेजर करना चाहें तो हम इंच में भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी इंच की भी है, सेंटीमीटर की है, मिलीमीटर की भी है। तो यहाँ पर सबसे जो लीस्ट क्वांटिटी आ रही है वो आ रही है, या लीस्ट यूनिट जो आ रही है वो हमारे पास मीटर आ रही है। तो इट मीन्स मीटर इस ये जो सिंपल जो रूलर है इसकी लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 मिलीमीटर। मीन्स ये 1 मिलीमीटर से छोटे यूनिट में मेजर नहीं कर सकता। किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सबसे छोटे यूनिट में मेजर करने की जो कैपेसिटी होती है, जो एबिलिटी होती है, उसी एबिलिटी को हम कहते हैं भाई उसकी वो लीस्ट काउंट की वैल्यू है। नेक्स्ट कुछ कन्वर्जेंस यहाँ पर गिवन है, ये कन्वर्जेंस आपको याद होनी चाहिए, हाईलाइट मैंने कर दिए हैं। 1 इंच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स 2.53 सेंटीमीटर, 12 इंच मेक्स 1 फीट एंड 1 यार्ड इज इक्वल 3 फीट। बाकी ये आसान है, इतनी ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछी जाती।
अब मीटर रूल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट याद है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमें डायमेंशन को मेजर करने में हेल्प करे, वो आपके पास कहलाता है मीटर रूल। मीटर रूल की रिस्ट्रिक्शन है, सबसे पहले चीज़ इसकी लेंथ कितनी होती है 1 मीटर की, और 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर के होता है, तो ये 100 सेंटीमीटर तक इजिली मेजर कर सकता है। और हर सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इस तरह से मीटर रूल की जो कैपेसिटी मिलीमीटर में मेजर करने की हो जाएगी, वो हो जाएगी 1000 मिलीमीटर। इट मीन्स मीटर रूल की जो लीस्ट काउंट की वैल्यू हो गई, वो हो गई आपके पास 1 मिलीमीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर से छोटे यूनिट में मेजर नहीं कर सकता। यहाँ पर ये चीज़ हाईलाइट है, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल इज 1 मिलीमीटर। सेकेंड, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर अगेन आपके पास डायमेंशन को यूज़ करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, बट ये वर्नियर कैलिप मीटर रूल से थोड़ा प्रिसाइज होता है। प्रिसाइज का मतलब कि अगर मीटर रूल हमें 1 मिलीमीटर तक मेजर करके दे रहा था, तो ये 1 मिलीमीटर से कुछ नीचे तक आएगा, यानी कि 1 मिलीमीटर के अगर हम 10 पार्ट्स कर दें, तो ये 0.1 मिलीमीटर तक मेजर कर हमें दे सकता है। वर्नियर कैलिपर की दो यहाँ पर कैटेगरीज हैं, एक है मैकेनिकल, जो कि ये वाला ऊपर है मैकेनिकल, और एक है हमारे पास डिजिटल। इससे वैसे रीडिंग लेना काफ़ी आसान होता है, जैसे इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं और यहाँ पर डिजिटली जो भी इसकी वैल्यू होती है वो हमारे पास शो ऑफ हो जाती है। लेकिन हमारे प्रैक्टिकल के अंदर मैकेनिकल है, तो हमें मैकेनिकल भी यूज़ करना आना चाहिए। अच्छा, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो मैकेनिकल जो वर्नियर कैलिपर होता है या जो डिजिटल होता है, इसके अंदर हमारे पास दो जॉज होते हैं, अपर जॉ, लोअर जॉ। अपर जॉ का पर्पस बेसिकली जो होता है, वो होता है आपके पास इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए, और जो लोअर जॉ का पर्पस होता है, वो होता है एक्सटर्नल डायमीटर को फाइंड करने के लिए। लेट्स सपोज अगर एक सर्कल की बात करें, तो इस सर्कल को हम अंदर से भी मेजर कर सकते हैं इंटरनली, और बाहर से भी मेजर कर सकते हैं एक्सटर्नली। तो अगर बाहर से मेजर करना है तो हम लोअर जॉ को यूज़ करेंगे, और अगर इसके इंटरनल डायमीटर को मेजर करना है तो इस अपर जॉ को यूज़ किया जाएगा। बाकी इसके अलावा फिगर में क्लियर नहीं है, डेप्थ गेज भी होती है इसकी, वो आगे अभी हम दिखा देंगे। एक यहाँ पर इसकी अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन देख लें, वो पहले स्क्रू गेज भी देख लेंगे यहाँ पर इसकी। सेकंड है हमारे पास, थर्ड है हमारे पास वर्नियर कैलिपर के बाद स्क्रू गेज। यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर नज़र आ रही है, इसके दो जॉज हैं, ये है आपके पास अपर जॉ, ये है आपके पास लोअर जॉ। अपर जॉ हम इंटरनल डायमीटर के लिए यूज़ करते हैं, और लोअर जॉ हम एक्सटर्नल डायमीटर के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर इसकी एक चीज़ होती है, इसको कहते हैं डेप्थ गेज। तो ये किसी जिस चीज़ को हम मेजर कर रहे हैं उसकी डेप्थ कितनी है, यह हमें यहाँ पर मेजर करके दे दिया। स्केल की अगर बात करें, तो यहाँ पर वर्नियर कैलिपर के दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल कहलाता है, एक वर्नियर स्केल। ये जो आपके पास 0 1 2 3 4 ये नंबर्स लिखे हैं, ये स्केल कहलाता है मेन, और ये जो इसके अंदर 10 डिविजन्स होते हैं नज़र आ रहा है यहाँ पर 2 3 4 5, ये कहलाता है वर्नियर स्केल। ठीक है। थर्ड जो है हमारे पास, वो है आपके पास स्क्रू गेज। स्क्रू गेज अगेन एक प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, ये वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा प्रिसाइज होता है। वर्नियर कैलिपर हमें 0.1 मिलीमीटर यानी कि 1 मिलीमीटर के 10 पार्ट तक मेजर करके रिजल्ट देता है, जबकि स्क्रू गेज हमें 1 मिलीमीटर के 100 पार्ट तक मेजर करके दे सकता है। अब अगर 1 के हम 100 पार्ट्स करें, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.01 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में चेक कर लें, तो सेंटीमीटर में वर्नियर कैलिपर की जो मेजरिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि लीस्ट काउंट होती है, वो 0.01 सेंटीमीटर, और उसकी होती है 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगर इसके अपीयरेंस की बात करें, तो इसके अंदर आपके पास यू शेप का देखने में ये होता है स्क्रू गेज। इसका ये वाला जो पार्ट होता है, ये होता है फिक्स, जिसको हम एनविल कहते हैं। ये वाला पार्ट रोटेटेबल होता है, जिस तरह से हम ये रैचेट को या इस तरह से इसको टर्न करते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये स्पिंडल मूव होके इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर होल्ड करता है। तो स्पिंडल इसका मूविंग पार्ट हो गया। बाकी इसके अलावा इसका जो शेप होता है, वो यू शेप में देखने के लिए होता है। सेकेंड चीज़, इसके अंदर स्केल जो होते हैं वो दो होते हैं, इस तरह से वर्नियर स्केल में था। इसके अंदर जो दो स्केल होते हैं, एक तो मेन होगा और एक होता है आपके पास सर्कुलर स्केल। ये जो ये वाला स्केल नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं मेन, और ये वहाँ पर ये जो रोटेट कर रहा होता है, इसके अंदर 50 डिविजन्स होती हैं, ये कहलाता है हमारे पास सर्कुलर स्केल।
अब इसकी रीडिंग किस तरह से लेते हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जब फिगर प्रैक्टिकल जब परफॉर्म होगा तो वहाँ पर देख लेंगे हम स्कूल में। स्टैंडर्ड ऑफ मास की अगर बात करें, ये चीज़ें वैसे इंपॉर्टेंट तो आपके एग्जाम में जस्ट एमसीक्यूज के लिए होती हैं। लाइक मास की जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, मास हमने क्या किया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट को असाइन किया हुआ है कंपैरिजन के लिए, जो कि प्लेटिनम इरिडियम से बना होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है मास की या क्वांटिटी ऑफ मैटर की, वो एग्जैक्ट हमने सेट किया हुआ है। जो इसकी वैल्यू है वही दुनिया के किसी भी कंट्री के अंदर अगर हम 1 किलोग्राम मेजर करेंगे तो हमें उसकी स्टैंडर्ड के लिए इसी सिलेंडर के मास को फॉलो करना होगा। सेकेंड चीज़, यहाँ कुछ कन्वर्जन्स हैं, लाइक 1 ग्राम इक्वल्स 0.002 पाउंड्स, और 1 किलोग्राम इज इक्वल्स अप्रॉक्सीमेटली 2.2 पाउंड्स। सेकेंड है फिजिकल। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास वो है फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस अगेन आपके पास एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें ऑब्जेक्ट के मास को मेजर कर कर देता है। अच्छा, फिजिकल बैलेंस के अलावा एक हमारे पास डिजिटल बैलेंस भी होता है। डिजिटल बैलेंस की एक्यूरेसी फिजिकल बैलेंस से ज़्यादा होती है। ये हमें जैसे फिजिकल बैलेंस की जो कैपेसिटी है मोस्टली आपके पास ये 1 ग्राम तक ही आसानी से मेजर कर सकता है, लेकिन अगर 1 ग्राम से हम नीचे आना चाहें, यानी कि अगर हम 1 ग्राम के 10 पार्ट्स या 100 पार्ट्स तक मेजर करना चाहें तो इसके लिए हम डिजिटल बैलेंस को यूज़ करते हैं। इसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा होती है। टाइम के अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो टाइम को आजकल जो डिफाइन किया जाता है कि अगर आपके पास एक सीजियम का एटम है, वो इतनी वाइब्रेशंस 9192631770 टाइम्स मीन्स, अगर 1 सेकंड की बात की जाए, लेट सपोज 0 till 1, तो अगर सीजियम एटम वाइब्रेट करे 0 till 1 1 सेकंड में, अगर उसकी वाइब्रेशन इतनी टाइम्स हो जाए 9192, ये जो नंबर काफ़ी बड़ा सा लिखा हुआ है, तो वो जो टाइम होगा उस टाइम को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं 1 सेकंड के इक्वल। इसी तरह से आपके पास स्टॉप वॉच की दो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल, इसकी लीस्ट काउंट की वैल्यू याद रखनी है 0.1 सेकेंड, और सेकेंड हमारे पास होता है डिजिटल, और इसकी लीस्ट काउंट की वैल्यू होती है 0.01 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के 10 हिस्से तक मैकेनिकल स्टॉप वॉच मेजर कर सकता है और 1 सेकेंड के 100 पार्ट तक डिजिटल स्टॉप वॉच मेजर कर सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेप्ट वो है प्रीफिक्सेस का। प्रीफिक्सेस हमारे पास यूनिट स्पेसिफायर होते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है, प्रीफिक्स इज अ यूनिट स्पेसिफायर व्हिच इंडिकेट्स द मल्टीपल्स और फ्रैक्शंस ऑफ ए यूनिट। बहुत सारे प्रीफिक्स हैं यहाँ पर हमारे पास। लेट सपोज अगर एक यूनिट है हमारे पास, कंसिडर मैंने कर लिया है मीटर, तो इस मीटर को मैं क्या कर सकता हूँ, इस मीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या 1000 से कर सकता हूँ। लेट सपोज एक ब्लॉक है मेरे पास 1 मीटर का, अगर मैं इस जैसे 10 ब्लॉक्स एक साथ रख दूँ लाइक, तो अब ये 10 मीटर्स, 1 मीटर वाले 1 मीटर के 10 ब्लॉक्स एक साथ हो गए, यानी कि 1 मीटर को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये जो मेजरमेंट होगी इसको हम कहते हैं 1 डेका मीटर। जब मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट चलेगा, यानी कि मीटर को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो प्रीफिक्स आ जाएगा ये आ जाएगा डेका। 100 से अगर कर देंगे ये हो जाएगा हमारे पास हेक्टो, देन किलो, इसके बाद फिर मेगा, गीगा, टेरा, ये चलता है। यही चीज़ अगर हम यहाँ डिवाइड करते हैं 10 से, तो अब ये बन जाएगा हमारे पास डेसी। अगर डिवाइड कर दें हम 100 से तो ये फैक्टर हमारे पास हो जाता है सेंटी। अगर इसके बाद हम डिवाइड कर दें 1000 से तो ये हो जाता है हमारे पास मिली। अच्छा, स्टार्ट में तो ये 10 के मल्टीपल्स चलते हैं, यानी कि 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, देन इसके बाद ये 10⁻6 3 के मल्टीपल्स हो जाएंगे, देन 9, देन 12, 10⁻6 इट इज़ said to be माइक्रो, नैनो, पिको। इसी तरह से अगर एक ब्लॉक है मेरे पास 1 मीटर की, अब मैं शुरू में मैंने मल्टीप्लाई किया था, यानी कि 10 ब्लॉक से जैसे लग रहे थे, अब हमें 10 नहीं करना। अगर हम इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर दे तो एक छोटा सा जो पार्ट होगा, ये पार्ट मेरे पास कहलाएगा 1 डेसीमीटर। इसी तरह से अगर हम इसके 100 पार्ट्स करें तो वो एक छोटा सा पार्ट होगा, वो कहलाएगा हमारे पास सेंटी। इसी तरह से फिर आपके पास वो कहलाएगा मिली।
नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन एक मेथड है जिसके ज़रिए हम बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा छोटे नंबर को आसानी से लिख सकते हैं। इसको लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो होता है m इंटू 10⁻n। अब ये m यहाँ पर कोफिशेंट है और ये 10 यहाँ पर बेस, और इस n को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के अलावा हम इसे कोफिशेंट भी कह सकते हैं, सॉरी कोफिशेंट नहीं, हम इसको कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर जो फैक्टर आपको याद रखना है कि कोफिशेंट ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर रहने वाला है। और जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा सा नंबर लिखा हुआ, कहा जा रहा है कि आप इसको साइंटिफिक नोशन में कन्वर्ट करें। तो रूल काफ़ी आसान होता है। सबसे पहले आप चेक करें नॉन जीरो डिजिट क्या है, वो आप लिख दें 2। हमें जिस फॉर्म में लिखना है वो देख लें, हमें लिखना है इस फॉर्म में। अब मैंने यहाँ पर 2 नॉन ज़ीरो लिख दिया 10। अब हम यहाँ पे ज़ीरो को काउंट करेंगे, कितने 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30। तो अब इसकी पावर क्या आ रही है 30। अब ये रूल याद रखिएगा, अगर तो डेसिमल लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो तो डेसिमल पावर पॉजिटिव, और अगर ये राइटवर्ड शिफ्ट हो तो नेगेटिव। क्योंकि ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, डेसिमल अगर मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा तो लास्ट यहाँ पे था, तो मैंने इसको यहाँ 30 प्लेस मैंने इसको पीछे किया, तो यहाँ पर पावर क्या आ गई 30। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है कि अगर मेरे पास एक छोटा नंबर हो तो उसको किस तरह से लिखेंगे। लेट सपोज अगर मैं कह देता हूँ 0.000093, तो अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो ये है आपके पास नॉन ज़ीरो डेसिमल, जैसे यहाँ पे मैंने प्लेस किया इंटू 10। अब डेसिमल ये रहा है, कितने प्लेस आगे जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 प्लेस हम फॉरवर्ड गए हैं, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर नेगेटिव। तो इस नंबर को इस तरह से हमने कन्वर्ट कर दिया। अब ये रिवर्स ऑर्डर है, एक छोटा नंबर काफ़ी लिखा हुआ 9.11 10⁻31, इसको कहा जा रहा है कि आप साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो इसका भी तरीकेकार ये होता है, जस्ट पॉइंट हटा के हम नंबर को लिखेंगे। पॉइंट यहाँ था, -31 है, इट मीन्स मुझे 31 प्लेस पीछे जाने हैं। तो अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ तो डेसिमल एक पीछे हो गया, यानी कि अब 2 3 4 5 6 7, और इस तरह से हमें कहाँ तक चलना होगा -31 है तो 31 प्लेस तक हम इसी तरह से ज़ीरो लगाते जाएंगे, और एट दी एंड यहाँ पर ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वो है डेंसिटी और वॉल्यूम का। डेंसिटी को किस तरह से डिफाइन करते हैं, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस ऑफ मैटर, कि कोई मैटर कितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, इस कॉम्पैक्टनेस को जो मेजर करते हैं वो मेजर होती है बेटा डेंसिटी। डेंसिटी सबसे हाई होती है सॉलिड की, सबसे कम होती है गैस की, और लिक्विड की इसकी कहीं बिटवीन होती है। डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है एमके सिस्टम में, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है सीजीएस सिस्टम में। इसको हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज रेशियो बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। यहाँ पर ये दो यूनिट्स लिखी हैं, ये अच्छे से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम में। 1 लीटर इज इक्वल 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल 1000 लीटर। अब किसी ऑब्जेक्ट के डेंसिटी को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले चीज़ उसके मास को फाइंड करना होगा। मास फाइंड करने के लिए हम फिजिकल बैलेंस यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हमें क्या फाइंड करना होगा, उसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम चेक करेंगे आया कि वो आपके पास कोई सिमेट्रिकल शेप है। सिमेट्रिकल शेप मीन्स कोई सर्कल शेप, कोई स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप, ट्राइंगल शेप, इस टाइप के अगर शेप्स हैं तो इसके लिए तो डेंसिटी हम फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं, या एक तरीक़ेकार ऐसा होता है कि भाई कि ग्रेजुएटेड सिलेंडर वॉल्यूम की हेल्प लेते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए। अब ग्रेजुएटेड सिलेंडर अगेन आपके पास एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें वॉल्यूम फाइंड कर कर दे रहा होता है। इसकी लिमिट होती है, यानी कि तकरीबन ये कोई हैवी वॉल्यूम को नहीं, जस्ट ये कि फ्यू सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को यहाँ पर मेजर कर कर ये दे देगा हमें। इसका तरीकेकार क्या होता है कि हम अपने रेफरेंस के लिए इसको एक पॉइंट तक फिल कर लेते हैं, देन इसके बाद जिस भी सब्सटेंस की डेंसिटी फाइंड करनी होती है वो उसके अंदर एंटर करते हैं। अब जैसे ही हम इस सब्सटेंस को उसके अंदर एंटर करेंगे तो वाटर का लेवल राइज करेगा। अब ये वाटर का लेवल जो यहाँ पर राइज कर रहा है, लेट सपोज ये जो राइज हमें आया, ये राइज आया क्यों, इसकी वजह से। तो ये जो राइज जो आ रहा है एग्जैक्ट यही वॉल्यूम होगा इस सब्सटेंस का जिसको उसके अंदर हमने फिल किया होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम दो डिफरेंट वॉल्यूम की वैल्यू को लेंगे, डिफरेंस लेंगे तो हमें इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मिल जाएगा।
सेकंड हम फर्स्ट हमने मास फिजिकल बैलेंस से निकाला होगा या फिर डिजिटल बैलेंस से निकाला होगा, तो मास और वॉल्यूम हमें दोनों पता होगा। जिस डेंसिटी के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे m/v और हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी। डेंसिटी को हमें ग्रीक सिंबल रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल को रॉ पढ़ा जाता है, देखने में थोड़ा p की तरह होता है। लिक्विड को हम 2 यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, मिलीलीटर और यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में। इसके अलावा और भी यूनिट्स हैं, बट हम फिलहाल इसी 2 यूनिट्स को ही देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ हमें ज्योमेट्रिकल शेप्स दिए गए हैं, लेकिन अगर मुझे रेक्टेंगल के ब्लॉक का यानी कि रेक्टेंगुलर शेप का अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है, तो जैसे हमें लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करना होगा। लेट सपोज ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है, मैंने एज्यूम कर लिया कि ये है इसकी लेंथ, ये है इसकी सॉरी ये है इसकी लेंथ, ये है इसकी ब्रेथ और ये है इसकी हाइट। तो इन तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इस रेक्टेंगुलर शेप यानी कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम। इसी तरह से आपके पास अगर कोई सिलेंडर है लाइक दिस, सिलेंडर के लिए वॉल्यूम फाइंड करने का तरीकेकार होता है पाई आर स्क्वायर। जितने भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट मिलेंगे उसमें ये कांस्टेंट फैक्टर पाई का आपको लाजमी मिलेगा। अब रेडियस क्या होता है, रेडियस लेट सपोज इस डिस्टेंस को कहते हैं, और ये हो गया हमारे पास एच इसकी हाइट। तो इस तरह से हम सिलेंडर के वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से। इरेगुलर सॉलिड के लिए तरीकेकार वही अभी इसमें मैंने आपको बताया। रेफरेंस के लिए हमें ग्रेजुएट सिलेंडर को फिल करेंगे, देन इसके बाद जिस सब्सटेंस की डेंसिटी फाइंड करनी होगी उसको इसके अंदर पोर करेंगे। लेट सपोज पहले ये यहाँ पे था इस वॉल्यूम पर, अब इसका वॉल्यूम राइज किया है, चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे तरीकेकार। फाइनल में से इनिशियल वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम की वैल्यू आएगी चेंज इन वॉल्यूम, यही वॉल्यूम एक्चुअली में इस सब्सटेंस का वॉल्यूम होता है। और डेंसिटी, अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मिल गई है। द टर्म डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, इन शॉर्ट मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसके लिए हमारे पास ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब कुछ रेफरेंस के लिए यहाँ पर हमें, अच्छा इसी तरह से एक होती है आपके पास डेंसिटी, एक होती है रिलेटिव डेंसिटी। एक होती है डेंसिटी, एक होती है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कह सकते हैं। काफ़ी आसान सा कॉन्सेप्ट है। लेट सपोज एक सॉलिड है मेरे पास, इसकी कोई ना कोई डेंसिटी की वैल्यू है, तो अब इसी सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो तरीकेकार है जो इसकी अपनी डेंसिटी है इसको हम डिवाइड करा देंगे डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो उस वक्त जो डेंसिटी की वैल्यू आएगी वो कहलाएगी हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, मीन्स इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, न्यूमेरिकल्स अभी हम देख लेते हैं इनमें। इसके बाद जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन यहाँ मैंने लिख दी है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दी नंबर ऑफ फिगर्स अप टू विच वी हैव कॉन्फिडेंट, कि हम अगर किसी रीडिंग को मेजर करते हैं हम कितने डेसिमल तक कॉन्फिडेंट हैं उसकी वैल्यू के लिए, वो चीज़ हमारे पास कहलाती है सिग्निफिकेंट फिगर। मीन्स अगर मैं मीटर रूल से किसी चीज़ को मेजर करूँ तो हार्डली मैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक बता सकता हूँ। लाइक अगर मैं इंच में सेंटीमीटर में बताता हूँ तो मैं 2.3 सेंटीमीटर बता सकता हूँ। लाइक ये हमारे पास सेंटीमीटर और ये इसके पार्ट को, यानी कि अगर एक 1 2 3 4 इस तरह से, तो हमारे पास अगर ये रिजल्ट हम बता रहे हैं तो देखो 2 किलो तो हम श्योर हैं, बट इसके बाद हम यहाँ 3 तक 2.3 तक इसमें इस वाले डिजिट तक हम श्योर हैं, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमारी श्योरिटी है। लेकिन अगर वर्नियर कैलिपर की बात करें तो हम ये 3 फिगर्स तक जा सकते हैं, और स्क्रू गेज की बात करें तो हम ये 4 फिगर्स तक जा सकते हैं। कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के। सबसे पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि हर वो डिजिट जिसमें आपके पास जीरो नहीं है वो आपके पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर। लाइक 25 टू सिग्निफिकेंट फिगर, 356 थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, ये सारे के सारे हमारे पास रूल नंबर 1 से हो जाएंगे। रूल नंबर 2 लीडिंग जीरो का है, यानी कि हर वो नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो यानी कि लेस देन 1 हो, लाइक दिस। तो अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सिर्फ और सिर्फ 1। अगर मैं ये लिख दूँ 0.0025, तो अब कितने हो जाएंगे 2। लेकिन अब मैं अगर ये लिख दूँ 206, तो अब यहाँ पे
आपके पास एक से ज़्यादा सिग्निफिकेंट, दो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे फिगर, यहाँ पे तीन हो जाएंगे। अब इसके लिए हमें यहाँ पर एक रूल पढ़ना होता है, वो पढ़ना होता है ट्रैप जीरो का, जो कि रूल नंबर 4 यहाँ लिखा हुआ है। अगर किसी दो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान कोई ज़ीरो ट्रैप हो जाए लाइक दिस 208, तो ये नॉन ज़ीरो डिजिट इस ज़ीरो को भी सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट कर देंगे। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, रूल नंबर 1। इसके बाद ये वाला अगर आप समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ट्रैप जीरोज आर सिग्निफिकेंट मीन्स अगर दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हो और उसके दरम्यान में कोई ज़ीरो, जितने भी ज़ीरो आ जाए, अगर एक और एग्जाम्पल ले लें 2 5, अब इसके दरम्यान हमारे पास 4 ज़ीरो आ रहे हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ हो जाएंगे 6। अच्छा, लीडिंग ज़ीरो के लिए यहाँ एक सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ दो, यहाँ तीन हो जाएंगे। एक तो लीडिंग जीरो की वजह से ये नहीं हो रहे हैं सिग्निफिकेंट, और ये जो जीरो यहाँ पे सिग्निफिकेंट हुआ ये हो गया इस वाले रूल से, ट्रैप जीरो की वजह से। अच्छा, अब ये वाला जो रूल है थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ट्रेलिंग जीरो यानी कि किसी नंबर के बाद में जो जीरो आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर तो वहाँ कहीं पे डेसिमल पॉइंट मौजूद है तब तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, और अगर कोई डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो नॉन जीरो डिजिट होता है वो सिग्निफिकेंट होगा। मीन्स यहाँ पर 5 है सिग्निफिकेंट। अब अगर यहाँ मैं पूछ लूँ तो यहाँ है हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर। ओवरऑल चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया है। अब एक दफ़ा हम इसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव्स की तरफ देख लेते हैं। सारी ये पहले एक दफ़ा ये कॉन्सेप्ट आपको देखते हैं, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। फिजिक्स की डेफिनेशन, बेस क्वांटिटीज़, ड्राइव क्वांटिटीज़, स्केलर वेक्टर्स यानी कि हर वो क्वांटिटी जिसके पास अपना खुद का मैग्नीट्यूड और यूनिट हो वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। बट वो क्वांटिटीज़ जो जो मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट करें वो आपके पास कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। उसकी इंट्रोडक्शन नेक्स्ट चैप्टर में हो जाएगी डिटेल में। यहाँ कुछ एग्जांपल दी गई है, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, वॉल्यूम, सारे के सारे स्केलर है। मीन्स इसको रिप्रेजेंट होने के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड और यूनिट की नीड है। लेट्स सपोज अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो मैंने कह दिया 5 मीटर का डिस्टेंस है, तो यहाँ पर ये 5 जो है ये मैग्नीट्यूड है और ये मीटर जो है इसकी यूनिट। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डायरेक्शन की भी नीड होती है। लेट्स सपोज अगर मैं लिखता हूँ 10 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो अब ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो गई, ये यूनिट की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हमने कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी हाईलाइट किया है, तो ये डायरेक्शन की वैल्यू भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी। हर वो क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और यूनिट से स्पेसिफाई होती है वो आपके पास स्केलर, और जिसके लिए डायरेक्शन की नीड होगी वो आपके पास वेक्टर। ऑब्जेक्टिव पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर हमें कुछ रीडिंग देकर वैल्यूज़ पूछी गई हैं। लेट्स सपोज एमसीक्यूज नंबर 1, एक फिगर हमें गिवन है 1.26 में कहा जा रहा है कि वर्नियर कैलिपर की रीडिंग बताएं। तो वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग है वो यहाँ पर हम किस तरह से मेजर करेंगे इसके ऊपर देख लेते हैं। इसका तरीकेकार ये होता है कि देखें ये है 6, ये है 7, 6 और 7 के दरमियान वर्नियर, ये हो गया मेन स्केल, ये हो गया नीचे वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0। तो वर्नियर स्केल से पहले ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये हमारे पास क्लियर है, इट मीन 6.5 ये क्लियर है। और इसके बाद हम चेक करते हैं कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा कोइंसाइड है, जो सबसे ज़्यादा अटैच हो, जिसके ये देखें दूर है सारे, ये देखो ये करीब आ रहा है। तो ये कितने प्लेस के बाद आ रहा है, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर इसकी जो रीडिंग हो जाएगी 5 प्लेसेस 6.55। तो ये इसकी 6.55 सेंटीमीटर इसकी रीडिंग आ गई। सेकंड जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि 10 आइडेंटिकल बॉल्स हैं एक जैसे दिखने वाले, और उनका एक का मास 27 है, तो 10 का कितना हो जाएगा 270, और उनको किसी सिलेंडर में रखा गया जिसका वॉल्यूम राइज कर गया है 20 से 50। इट मीन चेंज इन वॉल्यूम कितना आया 30। मास कितना हो रहा है 270, 270 को अगर हम 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना, सिफर से सिफर कैंसिल एंड 3 टाइम्स 9 सेंटीमीटर क्यूब। एमसीक्यू नंबर 3, 100 ग्राम का एक ऑब्जेक्ट है 1.27 इस फिगर के अंदर। इनिशियली इसका वॉल्यूम है 50, उस 100 ग्राम के इस ऑब्जेक्ट को रखने पर इसका वॉल्यूम चेंज कितना हो गया 90। तो चेंज वॉल्यूम कितना आ रहा है 50 और 90, 40 चेंज आया। मास कितना था 100, वॉल्यूम कितना राइज किया 40, तो 100 बाय 40 इट इज़ 2.5। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दिस माइक्रोमीटर इन फिगर 1. यहाँ पर एक माइक्रोमीटर की रीडिंग पूछी गई है। लेकिन ये रूल है मेन स्केल, सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल से पहले कौन सा पॉइंट क्लियर है 5, 6,
एंड 6.5, क्लियर नज़र आ रहा है। 6 यानी कि 5, 5.5, 6, 6.5 क्लियर है। अच्छा, इसके साथ अब यहाँ पे सर्कुलर स्केल पे चेक करेंगे कौन सा पॉइंट है। 10, 11, 12, 13, ये वाला पॉइंट यहाँ पे 13 मौजूद है। तो अब इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 6.5 प्लस 0.13, और इसकी जो एक्चुअल यहाँ पे रीडिंग की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6.63 मीटर। अगर हमारे पास एक चिप रैपर है MCQ नंबर 5, इसकी डायमेंशन 4.5 है, 5.9 है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 26.55 इसका रिजल्ट होगा। इसी तरह से आपके पास वर्ल्ड वाइड सिस्टम में हम एक सिस्टम को फॉलो करते हैं यूनिट के लिए, वो सिस्टम हमारे पास कहलाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट ऑर्डर इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर scale coincide with zero of main scale, then zero error is zero. Zero error of the instrument is systematic error. Length, mass, time are called base quantities. Error basically क्या होता है, आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट तो है नहीं लेकिन बता देता हूँ। एरर ये आपके पास बेसिकली होता है डिफरेंस। देखो, जब हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं, एक हमारे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट वैल्यू होती है, लेकिन एक होती है एक्चुअल जब हम उसको मेजर करते हैं। तो आपके पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आनी चाहिए थी और जो एक्चुअल आ रही है, इसके दरमियान का जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को आपके पास हम कहते हैं एरर। लेट सपोज मैं चाह रहा था मेरे पास रिजल्ट आए 10.2, मैंने मेजर किया, रिजल्ट आ गया 10, तो आपके पास 0.2, ये चीज़ क्या होगा, ये आपके पास होगा एरर। एरर की 3 कैटेगरीज होती हैं। पर्सनल, जो कि खुद हमारी गलती की वजह से आए। सेकंड नंबर पर होती है सिस्टमेटिक। ये उस वक्त आती है कि हम जिस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ले रहे होते हैं उसमें कोई फॉल्ट हो। थर्ड होती है आपके पास रैंडम एरर, ये हमारे इख्तियार में नहीं होती, लाइक टेम्परेचर का चेंज हो जाना, प्रेशर का चेंज होना, ये सारे के सारे रैंडम एरर के अंदर आते हैं। इसके अलावा फर्दर MCQs यहाँ पर कुछ पूछा जा रहा है कि अगर हम बारबीक्यू को कुक करें तो फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है, थर्मोडायनेमिक्स। बल्ब को ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। बाईसाइकिल चलाते हुए मैकेनिक्स। मूवमेंट की बात हो रही, जाइंट गैलेक्सीज, एस्ट्रोफिजिक्स। प्रोड्यूसिंग लाउड साउंड, साउंड हो जाएगा, डिस्क्राइब एन एटॉमिक फिजिक्स। अर्थ के सरफेस की बात हो रही, जियो फिजिक्स। अब यहाँ पे हमें कुछ टेबल्स हैं जो कि इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करना है। करंट, इसकी यूनिट हो गई एम्पेयर। बेस क्वांटिटी है या फंडामेंटल क्वांटिटी है। वॉल्यूम, इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब। ड्राइव, टाइम, सेकंड। बेस, अब यहाँ पर टेम्परेचर और बेस यानी कि ऐसी फिजिकल टेम्परेचर, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, केल्विन। न्यूटन, ये फिजिकल क्वांटिटी होती है। फोर्स, ड्राइव क्वांटिटी है। डेंसिटी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ड्राइव क्वांटिटी होती है। एक्सलेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये ड्राइव क्वांटिटी होती है। ये सारे के सारे जो यूनिट्स हैं आगे के हम चैप्टर्स के अंदर कवर करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ है, इसको कन्वर्ट करना है। 230 सेंटीमीटर, अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँ, मुझे पता है 230 को मुझे क्या करना होगा, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 से डिवाइड करेंगे, इट बिकम्स 2.3। इस तरह से 250 ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, 250 को किससे डिवाइड करना होगा, 1000 से, तो ये हो जाएगा 0.25। सेकंड से मिली सेकंड में जाना है, इट मीन छोटे बड़े से छोटे यूनिट में आ रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। 500 अगेन बड़े से छोटे में आ रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। यहाँ किया मल्टीप्लाई में 1000, यहाँ पे भी 1000 से मल्टीप्लाई किया। अब ये रिवर्स हो गया, यानी कि इसका रिवर्स हो रहा है। 350 मिली सेकेंड है, सेकंड में जाना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ अगेन किलोग्राम से ग्राम में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब अगेन यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन देकर पूछा जा रहा है, वैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते नहीं है तो उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ एक रीडिंग हमें गिवन है और पूछा जा रहा है कि बताइए इसकी मेजरमेंट क्या आएगी। मेन स्केल, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में 0 से पहले कौन सा पॉइंट, 3, और ये 4 से पहले वाला यानी कि 3.9 क्लियर है। अब इसके बाद चेक करेंगे कौन सा पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, तो ये वाला यानी कि 1 कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, अब ये वर्नियर कैलिपर से ले रहे हैं, तो वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट की वैल्यू होती है 1.0.01, तो इस तरह से इसका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, 0.01। अब इसका जो तरीक़ेकार होता है, जो हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग होती है और जो वर्नियर स्केल की रीडिंग होती है, इन सबको, इन दोनों को आपस में हम ऐड करते हैं। मेन स्केल की रीडिंग है 3.9, वर्नियर स्केल की रीडिंग है 0.01, तो टोटल हमारे पास क्या आ जा रहा है, 3.91 सेंटीमीटर। विच गिव्स मोर प्रिसाइज मेजरमेंट, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। ऑब्वियसली स्क्रू गेज, क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। एक पेंडुलम है जो कि 1.3 मार्क्स से स्विंग कर रहा है, तो बताइए इसके ऑसिलेशन को हम किस तरह से ले सकते हैं। रिकॉर्ड टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन मल्टीप्लाई बाय 100, ये गलत हो जाएगा। रिकॉर्ड टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन यानी कि हम 10 ऑसिलेशन कराएं
और चेक करेंगे इसकी क्या टाइम है, इसको डिवाइड कर देता हूँ, एक ऑसिलेशन की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ये ग्रेड मैट्रिक में इसका प्रैक्टिकल मौजूद है। सजेशन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम पीरियड मोर एक्यूरेटली, स्क्रू गेज की मदद से हम टाइम काफ़ी प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रीफिक्स की बात हो रही है, अगर मैं 75,000 को 750 मिले को, इट मीन 20 ख़त्म करना है, इट मीन 10⁻²। अब 10⁻², हेक्टो होता है, यानी कि मीटर, मीटर से ऊपर होता है आपके पास डेका, और उसके ऊपर होता है हेक्टो। अच्छा, अब यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ पर 1 होना चाहिए। 1 को अगर हम 1000 से डिवाइड करें, 1000 से डिवाइड हो रही है, तो ये आपके पास 10⁻³ मिली, 10⁻6 माइक्रो, एंड 10⁻9 पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगी आपके पास गीगा। एंगस्ट्रॉम आपके पास काफ़ी छोटी यूनिट होती है मेजर करने के लिए, 0.53। अगर मेरे पास एक क्वांटिटी 3, 6, 9, 10, अगर हम एक को इतने पार्ट्स में डिवाइड करें, तो ये डिवाइड होने के बाद जो चीज़ बनाएगा वो हम कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। मोस्टली एटम के जो रेडियस होते हैं वो एंगस्ट्रॉम में ही मेजर होते हैं, काफ़ी छोटी होती है यूनिट। अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो आपके पास ये 0.53 किसकी इक्वल हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम को रिमूव करेंगे तो 10⁻⁻10। इस तरह से 1 लाइट ईयर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है, तो 2.90 डिजिट हाईलाइट करेंगे, यहाँ है 3, 6, 9, 12, लेफ्ट फुट आ रहे हैं पावर पॉजिटिव। अब ये यहाँ पर आप चेक करें कि 2.7 -4 है, तो 27 पॉइंट हटा देंगे, डेसिमल एक पीछे आया, -4 था, यानी कि 3 प्लेस और पीछे जाएगा ये इस तरह से ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी इसकी। अच्छा, अब यहाँ पर बाकी इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो फर्दर हम ये देख लेते हैं पहले। सिग्निफिकेंट फिगर्स 980, सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरो वाला रूल अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर आपके पास डेसिमल मौजूद है, ट्रेलिंग जीरो अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर डेसिमल मौजूद है, ट्रेलिंग जीरो अप्लाई हो रहा है, सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। और यहाँ पे लीडिंग जीरो अप्लाई हो रहा है, तो जस्ट लास्ट के 2 ये आपके पास सिग्निफिकेंट होंगे। अब जस्ट यहाँ पर आपके पास एक और क्वेश्चन है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड। अगर हम वुड की डेंसिटी फाइंड करें, जबकि जिसका मास कितना हो 1 किलोग्राम, मास सेम है, अगर हम इस मास को एक बार स्क्वायर शेप का बना दें, एक बार क्यूब का बना दें, यानी कि एक बार इस तरह से कर दें और एक बार लाइक दिस इस तरह से क्यूब की फॉर्म में कर दें, तो अब हम दोनों केस में अगर डेंसिटी फाइंड करेंगे तो क्या डेंसिटी चेंज होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम थोड़ी चेंज होगा, मास भी सेम है, वॉल्यूम भी दोनों का सेम रहेगा, तो हिसाब से डेंसिटी भी क्या होगी यहाँ पर सेम आएगी। बाकी कुछ नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले। जैसे इन फॉर्मूलेस को आप याद रखना है, अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना हो किसी स्फीयर का 3 डायमेंशनली ऑब्जेक्ट का, तो हम 4/3 पाई आर क्यूब इस कंडीशन को यूज़ करते हैं। और अगर मुझे सिलेंडर के लिए फाइंड करना है तो उसके लिए होता है पाई आर स्क्वायर एच। और अगर मुझे ये हो गया स्फीयर के लिए, ये हो गया सिलेंडर के लिए, और ये हो गया हमारे पास, जस्ट यही चीज़ होती है। अगर मैं इसको 1 पाई आर स्क्वायर जो कि सिलेंडर के लिए आ रहा है, पाई आर स्क्वायर को जब 3 से डिवाइड कर दूं, तो ये फॉर्मूला मेरे पास बन जाता है फॉर पिरामिड। ये 3 फॉर्मूले हैं जो कि आगे हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले एक बार इसका रिव्यू ले लेंगे। होप सो मेरी वीडियो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्द चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट, उसके कॉन्सेप्ट जो कि आपके एग्ज़ाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इस पर हम कम्प्लीटली बात करेंगे। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो फिर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देखकर अपने एग्ज़ाम की जो भी क्वेरीज है उनको रिजॉल्व करें। होप सो, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।